कल्याण भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 विषय अकाउंट लेसन नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार। अब अपने पहले धंधाकीय व्यवहार का अर्थ समझेंगे। और धंधा के व्यवहार के अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में धंधा के लिए वस्तु के सेवाओं का रोकड़ में अथवा उधार में अथवा दोनों में विनिमय हो तो उसे क्या करते हैं, धंधा के व्यवहार करते हैं। उसमें दो से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए। उसमें वस्तु की सेवा अपने रोकड़ में या तो उधार पे खरीदे या तो दोनों में विनिमय हो सकता है। आधी रकम रोकड़ में चुका दे और बाकी की रकम उधार साख पर चुका विनिमय करे तो उसे धंधा के व्यवहार करते हैं। उसमें धंधा का व्यवहार होना चाहिए। यह व्यवहार आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक व्यवहार का द्रव्य में मूल्य होना चाहिए। द्रव्य में એટલે उसका पैसा कीमत में मूल्य आंका जाना चाहिए। और ये व्यवहार रोकड़ भी हो सकता है, या उधार भी स्वरूप में भी हो सकता है। और यह व्यवहार आंतरिक भी हो सकता है, એટલે કે धंधा के अंदर के व्यवहार हो सकता है, या धंधा के बाह्य भी व्यवहार हो सकते हैं। तो उसे अपने धंधा के व्यवहार कहते हैं। और धंधा के व्यवहार का वर्गीकरण के अंदर दो प्रकार से होगा। एक तो आर्थिक व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहार। धंधा के व्यवहार, आर्थिक व्यवहार और बिन आर्थिक व्यवहार। अब बिन आर्थिक व्यवहार के कोई प्रकार नहीं है। आर्थिक व्यवहार के प्रकार है, उसमें है रोकड़ या उधार व्यवहार और दूसरा है आंतरिक या बाह्य व्यवहार। अब रोकड़ व्यवहार के अंदर तीन है, रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार और अन्य व्यवहार। आंतरिक में तो आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार। पहले अपने देखेंगे आर्थिक व्यवहार किसे कहते हैं। अब आर्थिक व्यवहार के अंदर धंधा में जो आर्थिक व्यवहारों के लिए लिखने के लिए जो बहिया रखी जाती है, जिसमें द्रव्य के रूप में ही मूल्य मापा जा सकता हो और जहाँ रकम का लेन देन तुरंत हो, रोकड़ में अथवा तो भविष्य में करना हो, तो उसे आर्थिक व्यवहार करते हैं। यानी कि आर्थिक व्यवहार के अंदर अपने जब भी कोई वस्तु की खरीदी करते हैं और बिक्री करते हैं, खरीदी करते समय अपने संपूर्ण रकम एक साथ में तुरंत चुका दो तो भी रोकड़ अथवा रकम बाद में चुकाए तो भी उसे आर्थिक व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो रकम अपने को मिलने वाली है। द्रव्य यानी मुद्रा, कीमत, पैसा। अब उसके बाद में है कि बिन आर्थिक व्यवहार। अब बिन आर्थिक व्यवहार के अंदर क्या होता है कि बिन आर्थिक व्यवहार के अंदर इसका मूल्य द्रव्य में नहीं मापा जा सकता है। बिन आर्थिक व्यवहार का मूल्य अपने द्रव्य में मापा जा सकता नहीं। यानी कि सेवा के उद्देश्य से करते हैं कार्य, तो उसमें से अपने कोई भी प्रकार का द्रव्य प्राप्त नहीं होता है। यानी कि रुपया कुछ भी पैसा मिलता है नहीं, उसे बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं। बिन आर्थिक व्यवहार जिसका मूल्य द्रव्य में नहीं मापा जा सके उसे बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं। अब मानो कि उसके अंदर एक मास के लिए अपने मानो के माल भेजने का ऑर्डर मिला, परंतु जब तक ऑर्डर मिला है पर लेकिन जब तक सामने वाली पार्टी से ऑर्डर भेजने का ऑर्डर न मिले तब तक उसे आर्थिक व्यवहार कहा जाएगा नहीं, इसलिए उसे बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं। अब आंतरिक और बाह्य व्यवहार। आंतरिक व्यवहार किसे कहते हैं? आंतरिक व्यवहार अर्थात कि धंधा के अंदर जो व्यवहार अन्य पक्षकारों की जरूरत नहीं होती है, तो यह व्यवहार धंधा का व्यवहार ही होता है। यानी कि संपत्ति पर घिसाई है, संपत्ति अप्रचलित हुई, प्राकृतिक आपदा में नुकसान हुआ, ये सभी धंधा के आर्थिक परंतु बिन रोकड़ व्यवहार में आता है। अब बाह्य व्यवहार अर्थात के धंधा और अन्य पक्षकारों के बीच के व्यवहार, यह व्यवहार धंधा के आर्थिक व्यवहार, उसका हिसाबी बही में लेखा किया जाता है। यानी कि ग्राहकों का माल का विक्रय किया जाए, मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाए, बैंक में से अपने ब्याज प्राप्त करो, बीमा प्रीमियम का अपने भुगतान करो, એટલે बीमा प्रीमियम की रकम चुकाओ, यंत्र की खरीदी करो, बैंक में रकम भरो, ये सब बाह्य व्यवहार है। तो आर्थिक धंधा के व्यवहार के अंदर अपने आर्थिक व्यवहार, बिन आर्थिक व्यवहार के बारे में जाना। अब उसके बारे में अपने उदाहरण से समझेंगे कि कौन सा व्यवहार आर्थिक और कौन सा व्यवहार बिन आर्थिक व्यवहार माना जाता है। आगे के देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर किताब के अंदर 26 के ऊपर सवाल दिया है
और 27 पे भी आंसर दिया है। आपने पहले निम्नलिखित व्यवहार आर्थिक है या बिन आर्थिक और उसका कारण बताना है। और व्यवहार नंबर 1 है कि जो पहले अपने कोष्टक बनाना सीख जाने का, कि पहले तो क्रम लिख देने का, जो व्यवहार है उसका पहले क्रम लिखेंगे, फिर व्यवहार लिखेंगे, फिर उसके अंदर आर्थिक है कि बिन आर्थिक है एक ही कोष्टक में लिख देंगे। आर्थिक हुआ तो आर्थिक लिख देना, बिन आर्थिक बिन आर्थिक, और उसका कारण लिखेंगे। तो अपने पहला व्यवहार लिखते हैं कि रुपया 10,000 की संपत्ति खरीदी। जब अपने 10,000 की संपत्ति खरीदते हैं तो कौन सा व्यवहार हो जाता है? आर्थिक व्यवहार हो जाता है। और उसके अंदर अपने जब संपत्ति खरीदे तो आर्थिक व्यवहार हुआ, तो अपने क्या है, अपने पास में संपत्ति के सामने अपने क्या चुकाई? रोकड़ चुकाई। अब संपत्ति अपने खरीदी तो धंधा के अंदर संपत्ति आई और सामने से क्या गया? रोकड़ जाती है, तो इसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं। अब दूसरा देखो, रुपया 12,000 की संपत्ति राधा के पास से साख पर खरीदी। अब ये साख पर खरीदी है, अपने पहले अभी समझा कि आर्थिक व्यवहार के अंदर रोकड़ में हो या उधार हो तो भी उसे आर्थिक व्यवहार ही समझते हैं। साख पर खरीदा है तो आर्थिक व्यवहार है। अब यहाँ पे जब साख पर खरीदते हैं तो लेनदार और देनदार और लेनदार का संबंध उपस्थित होता है। 3 नंबर का है कि 20,000 में संपत्ति बेची। अब संपत्ति बेची तो क्या हुआ? अब उसके अंदर से अपने को पैसे मिलेगा, मुद्रा द्रव्य, तो उसे अपने आर्थिक व्यवहार कहेंगे। अब संपत्ति के सामने अपने रोकड़ भी कारण में दर्शा देंगे, क्योंकि संपत्ति अपने किसी बेच दी है, मानो कि यंत्र बेचा, जमीन बेची, मकान बेचा, तो उसमें से अपने को संपत्ति बेचने पर अपने को रोकड़ मिली, इसलिए उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं। 4 नंबर का व्यवहार है जो 22,000 में संपत्ति मीरा को साख पर बेची। ये भी साख पर बेची हो तब देनदार और लेनदार का संबंध उपस्थित होता है, तो एक आर्थिक व्यवहार है। और उसमें देनदार और लेनदार, यहाँ पे मीरा को साख पर बेची એટલે मीरा देने वाली होगी पैसा। रुपया 5वां व्यवहार है, रुपया 8,000 मजदूरी के चुकाए। अब अपने काम करो उसके सामने जो पैसा मिलता है तो आर्थिक व्यवहार हो जाएगा। और अपने सेवा दी तो सेवा के सामने अपने रोकड़ चुकाए, तो कारण में लिख देना। मजदूर एक प्रकार की सेवा मानी जाएगी, तो सेवा के सामने रोकड़ चुकाई। अब अपने छठा व्यवहार देखेंगे कि रुपया 9,000 भाड़ा के मिले। अब भाड़ा के मिले, अपने मकान किसी को भाड़े पे दिया हो तो अपने को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो रोकड़ मिली, तो ये आर्थिक व्यवहार हुआ। और अपने मकान किसी को उपयोग में लिए दिया तो सेवा का काम हुआ और उसके सामने रोकड़ मिली। अब 7 नंबर का व्यवहार है कि रुपया 15,000 का देवा चुकाया। अब अपने 15,000 चुकाना था, એટલે आर्थिक व्यवहार हो गया। और अपना दायित्व रोकड़ में चुकाया, अपने चुकाने की जिम्मेदारी थी 15,000, किसी के पास से लिया, वो चुकाना हो तो रोकड़ चुकाया, इसलिए दायित्व रोकड़ में चुकाया। 8 नंबर का व्यवहार है रुपया 18,000 का लेना वापस मिला। तो लेना वापस मिला એટલે आर्थिक व्यवहार हो गया। आपने किसी के पास से पैसा लेना हो तो रोकड़ में मिला, तो लेना रोकड़ में मिला, ये कारण दर्शा देने का। अब 9 नंबर का व्यवहार है कि 10,000 के माल के ऑर्डर का वचन मिला। अब यहाँ पे देखो कि खाली 10,000 के माल के लिए अपने ऑर्डर का वचन मिला है, अपने ऐसा बोला नहीं है कि तुम माल भेज देना, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रकार का रोकड़ की लेन देन नहीं होती है, इसलिए उसे बिन आर्थिक व्यवहार कहते। यहाँ के कारण के अंदर अपने लिख सकते रोकड़ व्यवहार भी नहीं है या देनदार लेनदार का संबंध भी उपस्थित नहीं होता है, इसलिए उसे बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं। 10 नंबर का व्यवहार है कि एक संपत्ति खरीदने का आयोजन किया। अपने संपत्ति खरीदने का आयोजन किया है, संपत्ति खरीदी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी बिन आर्थिक व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रोकड़ में व्यवहार नहीं होता है, रोकड़ व्यवहार नहीं होता है कि उधार भी व्यवहार नहीं होता है, इसलिए लेनदार देनदार का संबंध भी उपस्थित नहीं होता है। अब 11 नंबर का व्यवहार है कि बिक्री वृद्धि के लिए सेल्समैन के साथ परामर्श के लिए मीटिंग रखी। अब यहाँ पे जो कोई भी व्यापारी है
उसको माल अधिक बेचना हो, बिक्री बढ़े, ऐसा करना हो तो सेल्समैन की नियुक्ति करने के लिए उसके साथ में मीटिंग बुलाते हैं। वो इसमें भी रोकड़ व्यवहार नहीं होता है, उधार व्यवहार भी नहीं होता है, इसलिए देनदार और देनदार का संबंध उपस्थित न होने के कारण उसे भी ऋण आर्थिक व्यवहार कहते हैं। अब अपने आर्थिक और बिन आर्थिक व्यवहार तो पहचानने का सीखा। अब अपने सीखेंगे कि रोकड़ और उधार व्यवहार की पहचान। अब अपने सवाल में कैसे समझेंगे कि ये रोकड़ व्यवहार है और ये उधार व्यवहार है। अपने पहचानने के लिए नियम है कि रोकड़ व्यवहार पहचानना हो तो क्या। नंबर 1, रोकड़ में अथवा बैंक द्वारा लेन देन होती है। अब अपने रोकड़ चुकाओ अथवा चेक द्वारा, बैंक द्वारा लेन देन એટલે चेक द्वारा रकम चुकाई हो तो भी वो रोकड़ व्यवहार माना जाएगा। दूसरा है कि व्यवहार में रोकड़ शब्द का उल्लेख होता है, यानी कि व्यवहार में लिखा हो कि रोकड़ 5,000 रोकड़ मिली, ते रोकड़ शब्द का उपयोग हो गया। अथवा रोकड़ अथवा व्यक्ति का उल्लेख नहीं हो तो भी वह रोकड़ व्यवहार गिना जाता है। मानो कि रुपया 5,000 का फर्नीचर खरीदा, ते रोकड़ व्यवहार माना जाएगा, क्योंकि इसमें रोकड़ का भी नाम नहीं है और व्यक्ति भी नाम नहीं है, पर लेकिन वो रोकड़ व्यवहार है। अब तीसरा पॉइंट है कि व्यवहार में रोकड़ या बैंक खाता को निश्चित रूप से असर होती हो, એટલે रोकड़ और बैंक से बढ़ती या घटती हो तो भी उसे रोकड़ व्यवहार कहते हैं। पहचानने के लिए पहले क्या, रोकड़ के बैंक द्वारा लेन देन होती हो, दूसरा में रोकड़ शब्द का उल्लेख हो अथवा रोकड़ या व्यक्ति का उल्लेख न हो तो भी उसे अपने रोकड़ व्यवहार समझते हैं। अभी रोकड़ या बैंक खाता पर उसकी असर होती हो, अपने रोकड़ किसी को दो तो कमी होगी, बैंक में से रकम चेक दिया हो तो भी बैंक खाते की शेष कम होगी, तो भी उसे अपने रोकड़ व्यवहार कहते हैं। अब अपने उधार व्यवहार पहचानने के लिए, उधार व्यवहार यानी साख का व्यवहार। अब साख के व्यवहार के अंदर रोकड़ के बैंक द्वारा लेन देन नहीं होती है। यहाँ पे जब भी अपने कोई वस्तु खरीदते हैं तो तुरंत रकम नहीं चुकाते, तो अब देनदार और लेनदार का संबंध खड़ा हो जाता है। रोकड़ बैंक द्वारा लेन देन नहीं होती है, देनदार और लेनदार का संबंध खड़ा होता है, उसमें व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है। ये उधार व्यवहार के अंदर व्यक्ति का नाम का उल्लेख होता है, रोकड़ के बैंक शब्द का उल्लेख नहीं होता है। यानी कि रुपया 5,000 का 5,000 श्री राम के पास श्री राम को दिया, चुकाने का वचन दिया, तो भी उसमें व्यक्ति का नाम का उल्लेख हो गया। इस व्यवहार में व्यक्ति के खाते को निश्चित असर होती है, यानी कि उधार व्यवहार में व्यक्ति के खाते को असर होती है। तो उधार व्यवहार पहचानने के अंदर एक चीज़ ध्यान रखने की, तुरंत रोकड़ या बैंक द्वारा लेन देन नहीं होती है, तब उसमें देनदार लेनदार का संबंध उपस्थित होता है और व्यवहार में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है, और रोकड़ और बैंक का उल्लेख न हो तो उसे उधार या साख का व्यवहार समझने का, तब उसके व्यक्ति के खाते में निश्चित असर होती है। अब पेज उदाहरण नंबर 2 जो पेज नंबर 28 के ऊपर दिया है, अब अपने इसमें देखेंगे कि लिखा है कि निम्नलिखित व्यवहार रोकड़ है या उधार, बताकर उसका कारण बताइए। अब अपने यहाँ पे व्यवहार नंबर 1 देखेंगे, कोष्टक बना देने का, क्रम, व्यवहार, रोकड़, उधार और कारण। अपने पहला व्यवहार देखो, लिख देने का, व्यवहार लिखना कंपलसरी है कि रुपया 500 का माल रोकड़ से बेचा। यहाँ पे रोकड़ शब्द का उल्लेख हो गया है, तो अपने क्या मानेंगे, रोकड़ व्यवहार मानेंगे। अब रोकड़ व्यवहार अपने रोकड़ व्यवहार मानेंगे, पर लेकिन कारण में क्या लिखेंगे कि लिखा है 500 का माल रोकड़ से बेचा। अपने माल बेचा એટલે अपने पास से माल गया और सामने क्या आई, रोकड़ आई, तो रोकड़ में वृद्धि हुई या तो बढ़ी, रोकड़ बढ़ी, ऐसा कारण में लिखेंगे। अब दूसरा है कि रुपया 800 का माल खरीदा। अब अपने माल खरीदा है तो उसमें कोई रोकड़ या तो व्यक्ति का नाम का उल्लेख नहीं है, इसलिए अपने क्या कहेंगे, वो रोकड़ व्यवहार मानेंगे। और उसमें क्या होता है, अपने माल खरीदा है
800 रुपया का कोई भी वस्तु खरीद के लाया, तो अपने पास में रोकड़ क्या हो जाती है, घट जाती है, એટલે कम हो जाती है, तो रोकड़ घटी। तीसरा व्यवहार है ₹900 का माल मीना को बेचा। अब यहाँ देखो, उधार उधार रोकड़ उधार का व्यवहार का नियम देखा, उसमें देखा अपने के नाम का उल्लेख हो गया। तो यहाँ पे मीना को बेचा है तो उधार व्यवहार नाम आ गया, એટલે उधार व्यवहार हो गया। और उसमें क्या रोकड़ शब्द नहीं है, और मीना को बेचा यानी मीना को माल बेचा है, भविष्य में रोकड़ मिलेगी, इसलिए उसे उधार व्यवहार कहेंगे। अब 4 नंबर का पॉइंट है 2000 का माल नूतन को नकद से बेचा। अब यहाँ पे देखो, भले व्यक्ति का नाम है पर साथ में नकद शब्द का भी उपयोग है, इसलिए उसे रोकड़ व्यवहार माना जाएगा। और बेचा है इसलिए अपने पास में रोकड़ में वृद्धि हुई, अपने रकम मिली। 5 नंबर का व्यवहार है ₹5000 वेतन चुकाया। अब यहाँ पे न रोकड़ का उल्लेख है न व्यक्ति का नाम का उल्लेख है, पर लेकिन रकम चुकाई, वेतन चुका, इसलिए रोकड़ अपने चुकाया, किसी को रकम चुकाते हैं तो अपनी रोकड़ में कमी होती है, એટલે रोकड़ घटी। 6 नंबर का है ₹8000 बीमा प्रीमियम भरा। अब बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो उसने रकम रोकड़ से चुकाई के चेक से चुकाई, पर ऐसा उल्लेख नहीं है, इसलिए मान लेना कि रोकड़ ही है, यानी रोकड़ ही चुकाई है। लिखा है कि 8000 बीमा प्रीमियम भरा, तो रोकड़ में भरा तो रोकड़ घटी, अपनी हाथ परनी रोकड़ में कमी होती है। 7 नंबर का है कि ₹200 का माल नमूना के रूप में मुफ्त मिला। अब अपने किसी के पास से नमूना पूर्ति होती है तो उस पर अपने कोई भी रकम चुकाते नहीं है, यानी बिन आर्थिक, उसमें से मुफ्त में मिलता है कोई तो उसे बिन आर्थिक व्यवहार कहेंगे। यहाँ पे रोकड़ व्यक्ति की असर नहीं है। और 8 नंबर का व्यवहार है कि ₹5000 का श्री जी फर्नीचर में से फर्नीचर खरीदा। यहाँ पे नाम आ गया, देखो श्री जी फर्नीचर, यानी ये उधार व्यवहार हो गया। और यहाँ रोकड़ शब्द नहीं, श्री जी फर्नीचर में से खरीदा है, यानी कि कारण में आएगा कि रोकड़ शब्द नहीं है, એટલે उधार व्यवहार। और किससे पास से खरीदा है तो श्री जी फर्नीचर में से खरीदा है। 9 नंबर का व्यवहार है कि ₹3000 सा एजेंसी को विज्ञापन के चुकाए। अब अपने जो भी एजेंसी है, मानो कि किसी व्यक्ति को अपना माल की अधिक बिक्री करनी हो, मार्केट में नई वस्तु को रखनी हो तो विज्ञापन करना चाहिए। विज्ञापन એટલે जाहिरात करना। तो ऐसा एजेंसी को अपने क्या किया, रोकड़ चुकाई, એટલે रोकड़ में कमी हुई, रोकड़ घटी। अब 10 नंबर का व्यवहार है कि ₹3200 कमीशन के मिले। अब कमीशन मिला यानी रोकड़ मिली, तो रोकड़ मिली तो रोकड़ में वृद्धि हुई, क्योंकि किसी के पास से कमीशन मिला। अपने मानो के सेल्समैन का काम करते हैं तो अपने कमीशन पे हो तो अपने कमीशन मिलता है, तो अपनी रोकड़ बढ़ती है। अब 11 नंबर का है कि ₹5000 का माल रोकड़ खरीदा, रकम चेक से चुकाई। अब देखो, ₹5000 का माल रोकड़ खरीदा है, रकम चेक से चुकाई, पर आपने पहले ही देखा रोकड़ के अंदर कि रोकड़ और साका व्यवहार पर, लेकिन रोकड़ या बैंक शब्द हो तो उसके अपने रोकड़ व्यवहार समझेंगे और अपने बैंक शेष घटती है। 12 नंबर का व्यवहार है ₹6000 का माल बेचा, रकम चेक से मिली। हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा, रोकड़ मिलेगी, पर रोकड़ बैंक में बैंक चेक दिया है, इसलिए अपने बैंक शेष बढ़ती है, એટલે बैंक खाते के अंदर अपनी बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। अब 13 नंबर का व्यवहार है ₹500 भाड़ा के चेक से मिले। अब भाड़ा मिला है, रोकड़ है। अब अपने को किसी को किराया पर मकान दिया हो और वह भाड़ा मिले, पर लेकिन रोकड़ में नहीं देता है, चेक देता है, तो रोकड़ बैंक से इसके अंदर अपनी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।
14 नंबर का व्यवहार है ₹700 टेलीफोन बिल चेक से चुकाए। ये भी रोकड़ व्यवहार है और चेक बैंक से टेलीफोन बिल भरा है, इसलिए अपनी बैंक से इसमें क्या होती है, कमी होती है। 15 नंबर का है कि लक्ष्मी बहन को उनके लेना के पेटे ₹3000 का चेक दिया। अब लक्ष्मी बहन को चेक दिया है और लक्ष्मी बहन अपने पास में, लक्ष्मी बहन जो अपने पास से पैसा मांगने वाली है, तो अपने रोकड़ के बदले में चेक दिया, तो अभी उसे रोकड़ व्यवहार ही मानेंगे, तो रोकड़ व्यवहार है। और कारण के अंदर बैंक से इसमें क्या होती है, कमी होती है। वाउचर, वाउचर के अंदर अब हिसाबी पद्धति का आधार स्तंभ हिसाब लिखने की प्रथम सीढ़ी। अब अपने जब हिसाब लिखते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, वाउचर ज़रूरी है। यानी अपने कभी माल व्यवहार, वाउचर यानी क्या कि अपने किसी के पास से रोकड़ वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में व्यापारी क्या देता है, अपने रोकड़ का बिल देता है, कैश मेमो, साख का हो तो क्रेडिट, इस तरह से वाउचर अपने को मिलता है। और वाउचर एक ज़रूरी है जब हिसाब लिखने बैठते हैं। जब व्यापारी के पास में कई बार टाइम नहीं होता है तो क्या करता है, वो वाउचर ये तारीख वाइज रखता है, फिर बाद में जब समय मिलता है तो छोटा व्यापारी हो तो वो वाउचर के हिसाब से फिर अपनी हिसाबी बही में लिखा करता है। तो अपने वाउचर के अंदर वाउचर के आधार पर व्यवहार का प्रकार निश्चित होता है कि रोकड़ व्यवहार है, साख का व्यवहार है, खरीदी का है, बिक्री का है, बैंक खर्च है, आवक है, संपत्ति है, दायित्व का व्यवहार है। इस वाउचर के द्वारा अपने पता चलता है कि एक पक्षकार वाउचर देने वाला होता है जबकि दूसरा पक्षकार वाउचर लेने वाला होता है अथवा स्वीकार करने वाला होता है। अब वाउचर के प्रकार के अंदर वाउचर के प्रकार, अब वाउचर के प्रकार देखेंगे तो अपने बिक्री बिल। अब बिक्री बिल के अंदर माल की बिक्री का बिल, दूसरा है खरीद बिल, यानी कि माल की खरीदी की तो अपने खरीदी का बिल मिला। अब तीसरा है जमा चिट्ठी, अब माल वापस आया का प्रमाण। अब अपने माल बेचा हो और वो माल वापस आता है तो उसे क्या कहते हैं, जमा चिट्ठी। अब उधार चिट्ठी, माल वापस किया का प्रमाण। जब माल वापस करते हैं तो उधार चिट्ठी। अब चेक का आधा भाग, अब बैंक में से रकम निकालने का प्रमाण। अब अपने चेकबुक के अंदर, चेक में अभी की सिस्टम के अंदर, चेक के अंदर पहले के सिस्टम में आधा भाग होता था, फिर बाद में से आधा चेक निकाल देते थे और वहाँ पे अपने विवरण लिखते। लेकिन अभी जो है चेकबुक के अंदर आगे पेज दिया होता है, उसके अंदर अपने जिस व्यक्ति को जो चेक दिया उसका विवरण लिखते हैं, तो बैंक में से रकम निकालने का प्रमाण। अब पे इन स्लिप, बैंक में रकम भरने के उपयोग के लिए किया वाउचर। अपने जब बैंक के खाते के अंदर पैसे भरने जाएंगे तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ता है, बैंक में रकम भरने का पे स्लिप भरनी पड़ती है, तो वो भी एक प्रकार का वाउचर है। दी रसीद, अब जब रकम मिली है तो उसका लेखा का प्रमाण देना। अब देखो बच्चों कि अपने वाउचर के प्रकार जो समझ रहे हैं वो किताब के अंदर पेज नंबर 29 के ऊपर है। उसके अंदर मैं 8वां नंबर का समझा रही हूँ कि प्राप्त रसीद कि रकम चुकाई है उसका लिखित प्रमाण। कि जब अपने कुछ रकम चुकाते हैं तो अपने पास में क्या आता है, उसकी रसीद मिलती है। अब खर्च के बिल, रोकड़ से चुकाया, चेक से चुकाए, खर्च का प्रमाण के लिए खर्च के बिल। अब वाउचर के अंग या घटक, और वाउचर के अंग या घटक के अंदर पहला क्या आएगा, वाउचर देने वाले का नाम या पता। दूसरा आएगा वाउचर पाने वाले का नाम और पता। फिर वाउचर के अंदर क्या लिखी जाती है, तारीख लिखी जाती है। 4 नंबर पे वाउचर का नंबर, कि बिल जो होता है उसके ऊपर बिल नंबर लिखा था वो। फिर अपने जो रकम चुकाई तो उसका रकम अंकों में और शब्दों में लिखा जाता है। फिर बिल बनाने वाले की साइन होती है और बिल लेने वाले की साइन जहाँ जरूरी हो वहाँ ली जाती है, नहीं तो नहीं ली जाती है।
और फिर वाउचर का प्रकार निश्चित करेंगे, जैसे वाउचर का प्रकार के खरीदी का है, बिक्री का है, उधार का है, तो ये वाउचर का प्रकार। और अन्य के अंदर प्रत्येक प्रकार का वाउचर एक दूसरे से कई बातों में भिन्न होता है, इसलिए इस वाउचर की अन्य विगत अलग होती है। अब अपने व्यवहारों की दोहरी असर। व्यवहारों की दोहरी असर के लिए व्यवहार की दोहरी असर में उदाहरण नंबर 3 के द्वारा समझा रही हूँ। और व्यवहार उदाहरण नंबर 3 के अंदर जो अब उदाहरण नंबर 3 अपने समझेंगे, देखो निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी दो असर प्रभावित होती है वो समझेंगे। अब पहले अपने जो उदाहरण नंबर 3 के जो सवाल करेंगे उसमें पहले अपने आगे टाइटल डालना पड़ता है कि मनोज की बही में व्यवहारों की दोहरी असर प्रभाव। दोहरी असर यानी दो असर होती है, एक असर उधार में जाती है, दूसरी जमा में जाती है। ये रोज नामचा में आगे के चैप्टर सीखेंगे। सिर्फ यहाँ पे असर, प्रथम असर क्या होती है, दूसरी असर क्या होती है, वही समझना है। अब अपने व्यवहार की असर के अंदर पहला 1 नंबर देखें, क्या लिखा है व्यवहार कि मनोज ने ₹20,000 रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। अब मनोज क्या करता है, धंधा प्रारंभ करता है, यानी कि कोई भी धंधा शुरू करता है तो क्या करता है, रोकड़ लाता है 20,000 रुपया। तो अपने व्यवहार शॉर्ट में लिखेंगे कि 20,000 रोकड़ लाकर धंधा प्रारंभ किया। अब जब अपने रोकड़ लाते हैं तो क्या आती है, रोकड़ आती है, तो एक असर अपने क्या होगी, रोकड़ खाते में होगी। और दूसरी असर मालिक रोकड़ देता है, यानी मनोज रोकड़ लाता है, मालिक हुआ, तो मालिक रोकड़ देता है तो उसमें क्या करने का, पूंजी खाते असर देने की। मालिक रोकड़ के रूप में, पूंजी के रूप में रोकड़ लाता है। अब दूसरा व्यवहार है कि ₹40,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भरकर खाता खुलवाया। अब अपने कितना बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने खाता खुलवाया तो उसने कितना, 40,000 रुपया रोकड़ भरी। अब अपने खाते के नियम में देखेंगे तब अच्छी तरह से समझेंगे। अब यहाँ पे बैंक लेने वाला है तो असर किसको हुई, बैंक खाते को हुई। अपने बैंक में रकम भरते हैं तो बैंक लेने वाली होती है, और अपने क्या करते हैं, रोकड़ देते तो रोकड़ खाते असर जाएगी, अपने पास से रोकड़ चली जाती है, यानी रोकड़ खाते असर होगी। अब तीसरा व्यवहार है कि 3,000 का माल भारती बहन के पास से अपने खरीदा है। ये 3,000 का माल मनोज ने ₹3,000 का माल भारती बहन के पास से खरीदा। तो 3,000 का माल भारती बहन के पास से खरीदा, तो अभी माल अपने पास में आया। अपने कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो अपने पास में वस्तु आती है तो अपने खरीद खाते असर देंगे। और दूसरी कौन देने वाले हैं, भारती बहन के पास से खरीदा, એટલે भारती बहन देने वाले हैं, इसलिए भारती बहन के खाते दूसरी असर होगी। अब 4 नंबर का व्यवहार है कि मनोज ने 5,000 का माल विपुल को बेचा। अब 5,000 का माल विपुल को बेचा, तो विपुल को बेचा तो विपुल लेने वाला हुआ, तो विपुल लेने वाला है इसलिए विपुल खाते असर होगी। और अपने माल जाता है इसलिए बिक्री खाते असर होगी। अब 5 नंबर का व्यवहार है कि 2,000 का माल रोकड़ी बेचा, यानी कि 2,000 का माल अपने रोकड़ यानी नकद बेचा, तो अपने रोकड़ बेचा तो अपने पास में क्या आया, रोकड़ आई, यानी रोकड़ की शेष में वृद्धि हो, એટલે रोकड़ खाते असर होगी। और दूसरी माल बेचा है એટલે माल जाता है तो बिक्री खाते असर होगी। अब 6 नंबर का व्यवहार है, ₹1500 का फर्नीचर मनोज ने खरीदा। अब 1500 का फर्नीचर खरीदा है, यानी अपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खाता उधार करेंगे और रोकड़ जाती है એટલે रोकड़ खाते वो जमा असर देंगे, એટલે रोकड़ खाते असर देंगे। अब 7 नंबर का व्यवहार है कि ₹200 कमीशन के चुकाए। ₹200 कमीशन चुकाया એટલે कमीशन खर्चे, यानी कमीशन खाते असर होगी। और दूसरी रोकड़ जाती है, यानी रोकड़ खाते असर होगी। अब 8 नंबर का व्यवहार है, विपुल ने ₹200 का माल वापस किया। अपने जो विपुल ने माल खरीदा था
उसमें से वो क्या करता है, बेचा हुआ माल वापस आता है। तो बेचा हुआ माल वापस आवे तो बिक्री माल वापसी खाते असर होती है। और विपुल देने वाला है એટલે विपुल खाते असर होगी। 9 नंबर में क्या है, मनोज ने रुपया 150 का माल भारती बहन को वापस किया। अब 150 का माल भारती बहन को वापस किया એટલે भारती बहन लेने वाली होगी तो भारती बहन के खाते असर होगी। और जब खरीदा हुआ माल वापस आता है तो खरीद माल वापसी खाते असर होती है। 10 नंबर का व्यवहार में भारती बहन को रुपया 2850 का चेक दिया। अब भारती बहन को भारती बहन ने माल बेचा था, वो रकम उसको मिली तो भारती बहन लेने वाली हुई એટલે भारती बहन खाते असर दो। और दूसरी बैंक चेक दिया એટલે बैंक देने वाला होगा, इसलिए बैंक खाते दूसरी असर होगी। अब 11 नंबर का है, विपुल ने रुपया 4800 का चेक दिया। अब बैंक लेने वाली हुई એટલે बैंक खाते असर होगी। और दूसरा विपुल देने वाला है એટલે विपुल खाते असर होगी। अब अपने देखो बच्चों कि खातों के प्रकार के बारे में समझेंगे। खातों के प्रकार के बारे में आप समझेंगे। अब बच्चों खाते के प्रकार के बारे में समझेंगे। खाता के अंदर खातों में व्यक्ति का खाता होता है, माल का खाता होता है, संपत्ति का खाता होता है, उपज का खाता होता है, खर्च का खाता होता है आदि खाते होते हैं। अपने दोहरा लेखा प्रणाली में सभी खातों के संबंध में नियम है। इन नियम के आधार पर अपने हिसाब लिखते हैं। यानी दोहरी लेखा प्रणाली એટલે एक खाता उधार होता है तो दूसरा खाता जमा होगा। इन खातों के नियम के कारण ही हिसाबी पद्धति को सामाजिक विज्ञान के रूप में भी पहचानते हैं। खातों के नियम की रचना खाता के प्रकार के आधार पर की जाती है। खातों का वर्गीकरण उसके नियम के संबंध भी अपने माहिती प्राप्त करेंगे। पहले खातों का वर्गीकरण देखेंगे। अब खातों का वर्गीकरण के अंदर खातों का वर्गीकरण मुख्य 2 भागों में किया जाता है। एक व्यक्तिगत खाता और दूसरा है अव्यक्तिगत खाता। अब अव्यक्तिगत खाते में 2 भागों में बांटा जाता है, माल संपत्ति के खाते और उपज और खर्च के खाते। ऐसे अपने देखा जाए तो व्यक्ति खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता, ऐसे खातों के 2 प्रकार हैं, लेकिन अपने खातों के 3 प्रकार के बारे में समझेंगे। अब व्यक्ति खाते के बारे में अपने समझते हैं कि व्यक्ति खाते में क्या होता है कि धंधा में जब उधार या साख व्यवहार किए जाते हैं तब सामने का पक्षकार व्यक्ति होता है। यह व्यक्ति प्राकृतिक या कृत्रिम व्यक्ति हो सकता है। यानी धंधा और अन्य व्यक्ति के बीच क्या संबंध, लेनदार और लेनदार का संबंध उपस्थित होता है। अब अपने प्राकृतिक व्यक्ति के अंदर देखें, प्राकृतिक व्यक्ति में जीवंत व्यक्तियों का समावेश किया जाता है। उसमें नाम के खाते की बही में रखे जाते हैं। मानो कि हेतलबेन का खाता, धर्मेंद्र का खाता, रमन भाई का खाता, भारती बहन का खाता। जब कानूनी कृत्रिम व्यक्ति के साथ के धंधा का व्यवहार किया जाए तो ऐसे व्यक्ति में अपने कृत्रिम व्यक्ति जो कानून के द्वारा उसका सृजन किया गया है तो उसे अपने कानूनी कृत्रिम व्यक्ति करते हैं। यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता, स्टेट बैंक खाता, जीवन भारती हाई स्कूल, कोई भी दवा का स्टोर हो, LIC आदि, ये जो कृत्रिम है यानी कृत्रिम व्यक्ति में एकांकी व्यापार, साझेदारी पेढ़ी, कंपनी, सहकारी मंडली, सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था आदि का समावेश अपने करते हैं। अब व्यक्ति प्राकृतिक या कृत्रिम धंधा का लाभ ले तब वह धंधा का देनदार बनता है। व्यक्ति जब धंधा का लाभ लेता है तब क्या बनता है, वो धंधा का देनदार बनता है। जब धंधा उस व्यक्ति के लिए लेनदार बनता है। अब कृत्रिम व्यक्ति या प्राकृतिक धंधा को लाभ दे तब वह धंधा का लेनदार बनता है और धंधा उस व्यक्ति के लिए क्या बन जाता है, देनदार बन जाता है। अब एक सिंपल उदाहरण से देखेंगे तो रमेश द्वारा रुपया 50,000 का माल शिव लिमिटेड को उधार बेचा या शिव लिमिटेड रमेश के धंधा का देनदार कहलाएगा।
और रमेश धंधा का शिव लिमिटेड के लिए लेनदार कहलाएगा। ये लेनदार और देनदार का संबंध समझे। अब माल और संपत्ति। अब इसमें माल और संपत्ति दो प्रकार के खाते उद्धव होते हैं। एक लिखा है माल और दूसरा लिखा है संपत्ति। तो पहले अपने माल खाते के बारे में समझेंगे, फिर संपत्ति के बारे में समझेंगे। अब माल खाते अर्थात क्या? ये धंधा में व्यापारी जिन वस्तु का व्यापार करता हो वह चीज़ वस्तु व्यापारी के लिए क्या गिनी जाएगी? माल गिना जाता है। अब माल के संबंध में अलग अलग प्रकार के व्यवहार किए जाते हैं। अब उसके अंदर देखो, खरीदा खाता आएगा, बिक्री खाता आएगा। बिक्री मतलब बेचा, उसे बिक्री बोलते हैं। अब खरीदा हुआ माल वापस आता है तो खरीद माल वापसी खाता, बेचा हुआ माल मानो कि वापस आए तो बिक्री माल वापसी खाता आएगा। आरण से गया माल, आरण से गया माल એટલે निजी उपयोग के लिए वो धंधा में से माल ले जाता, उसे आरण से गया माल। आग से नष्ट हुआ माल, अपने जब माल हो और उसमें से जो आग लग जाए और माल पूरा जल जाए तो आग से हुआ माल का नुकसान, यानी आग से नष्ट हुआ माल। विज्ञापन में दिया माल, अपने जो विज्ञापन जाहिरात करने के लिए माल बेचते हैं तो विज्ञापन में दिया माल का खाता। धर्मादा में दिया माल। और संपत्ति। अब दूसरा संपत्ति के बारे में देखेंगे कि संपत्ति यानी धंधा द्वारा कोई भी दृश्य के अंदर से संपत्ति, अपने धंधा द्वारा दृश्य के अंदर से संपत्ति के अंदर मालिक के अधिकार और उसका आर्थिक मूल्य हो तो उसे संपत्ति कहते हैं। अब संपत्ति में दो, दृश्य और अदृश्य। अब दृश्य संपत्ति अपने पता है, दृश्य है जिसको अपने देख सकते हैं, ऐसी संपत्ति यानी कि जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, वाहन आदि जो है दृश्य संपत्ति मानी जाती है। जब अदृश्य संपत्ति यानी ख्याति, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क यानी ख्याति એટલે धंधा की प्रतिष्ठा, गुडविल, वो अपने देख नहीं सकते हैं, अदृश्य है, उसका अपने अनुभव कर सकते हैं। कॉपीराइट है, पेटेंट है, एक ट्रेडमार्क हो, माल के ऊपर के किसी वस्तु के ऊपर ट्रेडमार्क बना होता है तो ये अदृश्य। अब दृश्य और अदृश्य संपत्ति के उपरांत विनियोग, जैसे कि कंपनी के अंशों में विनियोग किया हो, ऋण पत्रों में विनियोग, डिपॉजिट में विनियोग आदि खाते भी संपत्ति के खाते में ही गिने जाते हैं। अब संपत्ति के अन्य प्रकार के चालू खातों को भी शामिल किया जाता है। अपने संपत्ति के अंदर स्थिर संपत्ति, स्थिर संपत्ति किसको कहेंगे कि जो जमीन, मकान, प्लांट, जो संपत्ति अपने एक बार खरीदी और तुरंत ही उसको अपने बेच नहीं देते हैं तो उसे अपने स्थिर संपत्ति कहते हैं। अब जब चालू संपत्ति है इसमें वृद्धि कमी होती रहती है, अपने मानो के रोकड़, रोकड़ से इसमें वृद्धि कमी होती है, बैंक से जिसमें कमी वृद्धि होती है, देनदार में कमी वृद्धि होती है, स्टॉक्स कमी वृद्धि होती है, इस आदि को अपने क्या कहते हैं? चालू संपत्तियाँ कहते हैं। अब उपज और खर्च खाते के अंदर, अब उपज खर्च में क्या होता है कि धंधा में यह खाते समग्र वर्ष दौरान और अपना कार्य करता है। अब उसमें उपज, उपज यानी अपने को रकम मिले, अपने आवक प्राप्त हो तो इसे उपज यानी अपने प्राप्त ब्याज मिले, अपने पैसे रखे हो तो अपने उसके ऊपर ब्याज मिलता तो ये प्राप्त ब्याज। प्राप्त बट्टा, खरीदी वस्तु उसमें से कम रकम चुकानी पड़े तो प्राप्त बट्टा, प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त दलाली आदि ये उपज है। जब खर्च के अंदर क्या होता है कि मजदूरी, गाड़ी भाड़ा, डाक खर्च, स्टेशनरी खर्च, वेतन, करवेरा, दिया बट्टा, बीमा प्रीमियम भरा हो, विज्ञापन खर्च, बैंक चार्जेस आदि क्या होता है जो खर्च के खाते माने जाते हैं। बच्चों, आज जो मैंने समझाया है वह समझकर लिखकर होमवर्क में लिख देना और याद करना।